देश के इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला, जिसमें सरकार की आमदन घटने के बजाय बढ़ जाती है। यहाँ करोड़ों का स्कैम एक्सपोज करने के लिए सीबीआई के पास सिर्फ पेंसिल से लिखे हुए खुले दस्तावेज। नीति लागू होने के ठीक 2 दिन पहले एलजी ने नियम बदल दिए, जिसके चलते राजस्व को काफ़ी नुकसान हुआ और वेंडर्स ने अपने लाइसेंस को सरेंडर करना शुरू कर दिया, जिसके रिजल्ट में 1 सितंबर 2020 को सरकार को अपनी सभी नीति को वापस लेना पड़ गया था। वो कोई भी सरकारी फाइलों पर साइन नहीं कर सकते, वो कोई गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं जा सकते, जिसके चलते 17 सितंबर 2024 को अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। देश के इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला, जिसमें सरकार की आमदन घटने के बजाय बढ़ जाती है। यहाँ करोड़ों का स्कैम एक्सपोज करने के लिए सीबीआई के पास सिर्फ पेंसिल से लिखे हुए खुले दस्तावेज थे। 21 मार्च 2024 जब अरविंद केजरीवाल के घर का दरवाज़ा खुलता, 12 ईडी के अधिकारी सर्च वारंट के साथ खड़े मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, घर के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात की गई थी। दिल्ली सरकार के मंत्री जब मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करते हैं, तब उनको उनके साथ मिलने नहीं दिया जाता। पहले छापामारी होती है, फिर पूछताछ, और फिर दिल्ली के इतिहास में वो घटना घटती है जो कभी किसी ने सोची नहीं होगी। मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जहाँ उनको पहले पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और फिर सीधा तिहाड़ जेल में सालों के लिए कैद कर दिया जाता है। ये सब एक शराब नीति यानी लिकर स्कैम के कारण हुआ। कोर्ट के फैसले में ऐसी बातें लिखी हैं जो आपको कोई मीडिया हाउसेस और कोई टीवी चैनल नहीं बताएगा। तो बात शुरू होती है 11 फरवरी 2020 में, जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 70 में से 62 सीटें जीतकर एक ऐतिहासिक जीत कायम की। ये जीत ना किसी प्रचार के कारण मिली थी और ना ही कोई तोहफे बांटने के कारण। ये सीट आम आदमी पार्टी को उनके काम की वजह से मिली थी, जो उन्होंने काम दिल्ली में किए हैं, जिसमें स्कूल और अस्पताल भी शामिल है। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि लंदन एजुकेशन बोर्ड ने में भी प्रस्तुत किया गया और जहां काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा मिली है दिल्ली के स्कूलों को। जहां 2022 में हैप्पी क्लास जो कि दिल्ली में आयोजित की गई थी, उसमें हमारे भाई साहब ट्रंप ने भी हिस्सा लिया था। शिक्षा और हेल्थ केयर का नया प्रबंध देश को नई दिशा में ले जा रहा था। फिर डेट आती है 10 मार्च, जब पंजाब के इलेक्शन में 117 सीटों में से 92 सीटें जीतकर एक ऐतिहासिक जीत आम आदमी पार्टी ने कायम की, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश और गुजरात का मोड़ आम आदमी पार्टी ने किया। जहां अगर हम देखें तो गुजरात को बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। वहां जीतना सीधा सीधा हमारे नरेंद्र मोदी को चुनौती देना था। गुजरात को जिताने के लिए आए हैं। गुजरात से भ्रष्टाचार खत्म करना है। गुजरात दिल्ली के सिर्फ 1 महीने बाद 30 मार्च 2022 को सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला 2017 का था, लेकिन गिरफ्तारी पंजाब जीत के बाद हुई, क्योंकि वह हिमाचल प्रदेश की रैली का सेशन कर रहे थे। और इसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की बारी आई, जिसके बाद एक्साइज पॉलिसी का खेल शुरू होता है। 8 जुलाई 2022 दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने रिपोर्ट उप मुख्यालय यानी एलजी में दायर की, जिसमें उन्होंने साफ लिखा था कि दिल्ली सरकार ने पॉलिसीज का उल्लंघन किया, जिसमें उन्होंने सरकार के ऊपर 580 करोड़ खजाने के घोटाले का आरोप लगाया। जहां उन्होंने सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए ये बताया कि सरकार के खजाने में 580 करोड़ का नुकसान हुआ है। जिसके बाद एलजी ने सीबीआई जांच की मांग की कि वह सीबीआई एक एफआईआर दर्ज करते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम मनीष सिसोदिया का ही आता है और उनको सबसे पहला सस्पेक्ट बताया जाता। अब पहले हम समझ लेते हैं कि जो नए लॉज थे जो दिल्ली सरकार ने बनाए थे, उनका मेन पर्पस क्या था। देखिए, जो नए लॉज बनाए गए थे दिल्ली सरकार की तरफ से, उनका मेन पर्पस था कि जो भी दुकानें शराब के ठेके चल रहे हैं उनका निजीकरण करना, यानी उनको उनकी बाउंड्री सेट करना और उनको मार्जिन करना कि कौन कौन सी दुकानें कहाँ कहाँ चल रही हैं, वो सरकार को नॉलेज होनी चाहिए।
ये था उन पॉलिसीज़ के अंदर, जहां लाइसेंस फीस 8 लाख से बढ़कर 75 लाख कर दी गई थी और आज सब का लक्ष्य 7,000 करोड़ का था। लेकिन जब आंकड़े बाहर आए, उन आंकड़ों ने सबको हैरान कर दिया, जो कि 8,000 करोड़ के थे, जो कि 27% से बढ़ गए थे सरकार के खजाने में। और देखिए कितनी हैरानी की बात है, आमतौर पर घोटाला तब होता है जब सरकार के खजाने में से घपला हो, पैसा कम हो जाए। लेकिन यहाँ राजस्व के खजाने में पैसा बढ़ रहा था। नीति लागू होने के ठीक 2 दिन पहले एलजी ने नियम बदल दिए, जिसके चलते राजस्व को काफ़ी नुकसान हुआ और वेंडर्स ने अपने लाइसेंस को सरेंडर करना शुरू कर दिया था, जिसके रिजल्ट में 1 सितंबर 2020 को सरकार को अपनी सभी नीति को वापस लेना पड़ गया था। 27 सितंबर 2022 जब विजय नायर की सबसे पहली गिरफ्तारी हुई। 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया, जहां सरकार ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने डबल अरेस्ट रणनीति अपनाई थी। पहले सीबीआई द्वारा और फिर ईडी द्वारा अरेस्ट वारंट निकाले गए। PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बेल मिलना तकरीबन नामुमकिन होता है, जहां जो आरोपी होता है उसको खुद को अपने आप को डिफेंड करना होता है। इसके बाद डेट आती है 19 मई 2023 की, जब केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एक नया ऑर्डिनेंस पास करती है, जिसमें कि सभी अधिकारियों को ईडी के अंडर कर दिया जाता है। इसका मतलब ये था कि जो दिल्ली का शासक होगा, यानी दिल्ली का जो CM होगा, उसको अपने चपरासी को हटाने तक की पावर नहीं। फिर 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद 21 मार्च 2024 को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। Arvind Kejriwal was arrested by the Enforcement Directorate in connection with the alleged liquor scam case. 13 सितंबर 2024 जब सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रिहा करती है, लेकिन उनके जमानत के ऊपर एक शर्त रखी जाती है कि वो अपने दफ्तर नहीं जा सकते, वो कोई भी सरकारी फाइलों पर साइन नहीं कर सकते, वो कोई गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं जा सकते, जिसके चलते 17 सितंबर 2024 को अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफ़ा दे देते हैं। फिर सन आता है 2025 का, जब दिल्ली में दोबारा चुनाव होने थे और अरविंद केजरीवाल के केस का फैसला सुनाया जा रहा था। फिर 8 फरवरी की डेट, जब दिल्ली में दोबारा चुनाव हुए, जहां बीजेपी को 40 सीटें और आपको 27 सीटें मिली, जिसमें 40 सीटों के बढ़ोतरी के साथ बीजेपी सत्ता में आती है। 27 साल बाद बीजेपी सत्ता में आई और ताज्जुब की बात यह है कि इनकी सीटों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था, सिर्फ 2% का ही फ़र्क था आपकी और भाजपा की सीटों में, जिससे साफ पता चलता है कि लोगों के दिमाग में अभी तक आप पार्टी के लिए नफरत पैदा नहीं हुई थी। फिर 1 साल बाद 27 फरवरी 2026 जब कोर्ट का फैसला आना था, जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगे सभी चार्जेस, उनके जो साथी मनीष सिसोदिया के ऊपर लगे चार्जेस को कोर्ट ने रद्द कर दिया। कोर्ट का कहना यह था कि सीबीआई के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे जो कि ये साबित कर पाएँ कि अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं ने स्कैम किया, जिनको हम लिकर स्कैम के नाम से काफ़ी ज़्यादा मशहूर कर दिया था। इस केस के प्रमुख गवाह शरद चंद्र रेड्डी की कहानी भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है, जिसने बीजेपी को चुनाव के लिए करोड़ों रुपए दान दिए थे। जिस व्यक्ति पर आप पार्टी ने रिश्वत देने का आरोप लगाया था, उसका मनी ट्रेल असल में भाजपा की ओर झुका हुआ था। कोर्ट ने यह भी पाया कि सीबीआई ने 14,000 ईमेल जो कि मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट देने वाली कानूनी राय को छुपाया था। अदालत ने इसे कोरियोग्राफ्ड एक्सरसाइज भी कहा, जिसे कि हम प्री प्लान्ड एग्जीक्यूशन भी कहते हैं, और जांच अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश दिए। ये कहानी सिर्फ एक राजनीतिक दल की नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था की है जहां सत्ता की भूख के लिए संस्थानों का उपयोग किया जाता है। ये वीडियो उन लोगों को सलाम करती है जो इस तंत्र में भी साहस दिखाते हैं। थैंक यू।